तो सबसे पहले आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आज झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता को एक संदेश देना चाहेंगे कि आखिर झारखंड राज्य का गठन किस उद्देश्य के साथ हुआ था। कोई राज्य अगर नया बनता है तो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार कार्य करती है। लेकिन आज जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस राज्य का गठन हुआ था, चारों तरफ से सरकार, इससे पूर्ववर्ती सरकारें विफल नजर आ रही है। इससे पहले आज 8 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ गए, सरंडा के अगर जंगलों में गए तो वहाँ अवैध रूप से वनों के लकड़ियों की कटाई हो रही है। अगर धनबाद के कोयला क्षेत्र में गए तो अवैध रूप से अरबों का कोयला का कारोबार किया जा रहा है। कल गुमला क्षेत्र से आए, वहाँ बॉक्साइट का अवैध कारोबार चल रहा है। यानी चारों तरफ से झारखंड का लूट चल ही रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ी साजिश, गहरी साजिश, सोची समझी साजिश के तहत भाषाई अतिक्रमण, ये आंदोलन जो इसका आगाज हुआ था भाषा को लेकर, आज पुनः हम लोग फिर वहीं आकर खड़े हो गए। भाषाई आंदोलन, कोई भी राज्य बनता है उस राज्य का सृजन का आधार होता है। आज अगर भारत देश की बात करें तो 1953 में सबसे पहले 2 राज्य आमने सामने आए थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु तमिल भाषा के लिए सुरक्षित किया गया और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए। यानी भारत का जो पहला राज्य बना अलग हिंदुस्तान बनने के बाद, वो भाषा के आधार पर ही बना था। यानी भाषा का महत्व होता है। 1960 में फिर 2 बड़े राज्य आपस में टकराते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। उस समय बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है, एक महाराष्ट्र बनता है और एक गुजरात बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि जो नए राज्यों का गठन किया गया उसका मैक्सिमम आधार था भाषा, संस्कृति, परंपरा। उसी उद्देश्य के साथ अलग झारखंड राज्य बना था कि यहाँ की भाषाओं को संरक्षित किया जाएगा, यहाँ की संस्कृति को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन चूंकि राज्य बनने के बाद यहाँ के हुक्मरान रहे या फिर यहाँ सरकार में बैठे लोग रहे, उन्होंने केवल अपनी सुनी, इस राज्य की कोई सुधि लेने का प्रयास नहीं किया। आज उसी क्रम में मैं सबसे पहले जो भी भाषाएं ऐड की गई हैं उन भाषाओं का एक भाषा के नाते सम्मान करता हूं। भोजपुरी हो, मगही हो, उर्दू हो, अंगिका हो, एक भाषा के नाते मैं सम्मान करता हूं। लेकिन वो भाषाएं मेरे राज्य की नहीं है, अतः मैं अपने राज्य में अंगीकृत अभिक्षेत्रीय और मातृभाषा के रूप में मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे राज्य का निर्माण ही हुआ था। यहाँ के लोगों के तबके के जो नीचे हैं उन्हें विकास करना है, उसमें भाषा भी महत्वपूर्ण आधार होती है। जिस प्रकार कश्मीर में सेव लगता है, किंतु वही सेव अगर हम तमिलनाडु और केरल की माटी में लगाने जाएंगे तो वहाँ फिट नहीं बैठता है। यानी मिट्टी के अनुसार फसल लगते हैं, मिट्टी के अनुसार भाषा का सृजन होता है। और झारखंड राज्य की माटी में भी बहुत सारी भाषाओं ने जन्म लिया है, जिनमें कई जनजातीय भाषा हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान में जो परिस्थिति देख रहे हैं भाषाई अतिक्रमण को लेकर, लगातार बिहार और यूपी राज्य की भाषाओं को, कभी कभी बंगाल की तो कभी उड़ीसा की भाषाओं को यहाँ थोपने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होगा कि झारखंड की संस्कृति पतन होगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर समाप्त करना है तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, उस व्यक्ति को लाठी, डंडे और हथियार से ना मारिए, उसकी भाषा, संस्कृति और साहित्य से मार दीजिए, वो इंसान, वह समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो स्पष्ट झारखंड को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से झारखंड की जनता जनार्दन तक संदेश देना चाहेंगे कि आज आप लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ें। नहीं तो आने वाले दिनों में हमें एक अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपने स्वयं अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखना होगा। किसी भी इंसान को अगर दमन करना है तो बहुत सारे चीजें होती है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो 3 चीजों में उसको डैमेज कीजिए। राजनीतिक डैमेज कीजिए, सांस्कृतिक डैमेज कीजिए, आर्थिक डैमेज कीजिए, वो इंसान, वह समाज, वह राज्य स्वतः नष्ट हो जाएगा। राजनीतिक डैमेज हम लोग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी है, हमारे विधायक चुन के जा रहे हैं, हम लोग राजनीतिक डैमेज नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये लोग लगातार सांस्कृतिक डैमेज कर रहे हैं, भाषाई छेड़छाड़ कर रहे हैं, आर्थिक डैमेज हम लोग हो चुके हैं। आज अगर सांस्कृतिक डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं हमारा पतन होगा। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक राजनीतिक व्यक्ति जब वो बात करता है तब वो हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म पर बात करने से बचता है। लेकिन हम लोग आंदोलनकारी है, हम लोग हर विषय पर लॉजिकली बात करना चाहेंगे। सबसे पहले उर्दू की बात करें, आप किसी भी मधु मंसूरी की बात करें या फिर हमारे नागपुरी कलाकार मजबूर खान की बात करें, उन्होंने नागपुरी भाषा में गीत गाया है। यानी उर्दू राष्ट्रीय भाषा है। यदि राष्ट्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा आप साबित करने में लगे हैं तो फिर कुड़माली, संथाली, मुंडारी, इसको अभी नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं 1952 में जो पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश भी बना था, उस समय एक बहुत बड़ा हेडलाइन छपा था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। इंटरनेशनल न्यूज बना था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। यानी दोनों पक्ष मुसलमान थे, लेकिन भाषा के आधार पर 2 देश का निर्माण हुआ था। यानी भाषा का महत्व होता है, भाषा संस्कृति का आधार होता है। ठीक उसी प्रकार भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, भाषा का हम सम्मान करते हैं। अंग की भाषा अंगिका है, मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, हम उस भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग, यह भी सत्य है
कि रांची, धनबाद, बोकारो में भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है वे लोग प्रवासी हैं, और प्रवासी लोग काम करने के उद्देश्य से आते हैं, वे व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। उनको यहाँ इस क्षेत्र में उनको भाषा, उनकी संस्कृति को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग गुजरात में रहते हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं। वे लोग एक प्रवासी के तौर पर वहाँ कार्य करने के लिए जाते हैं, किंतु उनकी भाषा का संरक्षण वहाँ नहीं दिया जाता है, और ये सही है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अगर हमारे राज्य के साथ ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, हमारी सांस्कृतिक विघटन होगा, और धीरे धीरे जो हमारे लोग हैं वो लगातार हास्य में जाएंगे। कुछ लोग, कुछ समुदाय, कुछ कबीला तो धीरे धीरे मिट भी रहे हैं, जिनमें असुरी, उनका आप इतिहास देख सकते हैं। असुरी जनजाति जिसने आज लोहा गलाने की प्रथा दुनिया को दिया, आज वो असुरी भाषा भी खत्म हो चुकी है, असुरी जनजाति भी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए सरकार को अगर काम करना चाहिए तो झारखंड की जो भाषाएं हैं, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे जनजातीय भाषाएं, उन पर काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि आज भी राज्य को चलाने वाले लोग अन्य राज्यों से हैं, भले मुख्यमंत्री हमारे हैं, लेकिन चलाने वाले लोग अन्य राज्यों के हैं। वे लोग कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि इस राज्य का विकास ना हो, इस राज्य का उन्नति ना हो, और वे अपने लोगों को यहाँ कैसे शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए आज राज्य को सोचना चाहिए, राज्य की सरकार को सोचना चाहिए, और मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश होगा कि ये भाषाई अतिक्रमण पर हम लोग बहुत जोरदार उलगुलान की तैयारी में हैं, और इस बार जो ये उलगुलान होगा ये इसकी अगुवाई स्वयं छात्रगण करेंगे, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं छात्र से रिलेटेड होता है। और हम लोग प्रयास सरकार का ये होना चाहिए कि KG to PG, PG से PhD तक इन भाषाओं में, हमारी जो भाषा है इन पर पढ़ाई कैसी होगी। आज माननीय शिक्षा मंत्री को भी संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी भाषा अगर नष्ट होती है तो उसका सबसे पहला कारण है कि आप उसको रोजगार से नहीं जोड़ पाते हैं। आज अगर हमारे युवा अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा अन्य भाषाओं की ओर अगर अग्रसित हो रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका कारण है रोजगार सृजन। तो इसलिए जब तक आप इन भाषाओं को, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हो या जनजातीय भाषाएं हैं, इनके माध्यम से अगर आप रोजगार सृजन नहीं करते हैं तो निश्चय ये उससे उनका मनमुटाव होगा, उन भाषाओं से हमारी दूरी होगी, और वो जब भाषा समाप्त होगी तो वो इंसान भी कुछ सालों में समाप्त हो जाएगा। मैंने कभी मीडिया के सामने इन बातों को नहीं रखा, लेकिन मैंने अपनी सभा में अक्सर रखा। मैंने बाहुबली फिल्म का जिक्र किया था। आप लोग जो मीडिया जगत के लोग हैं, बाहुबली फिल्म को मैंने जिक्र इसलिए किया था कि बाहुबली फिल्म में जब पहली बार उस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री का दृश्य को मिलन होता है, उस समय एक पिंडारी शब्द का जिक्र आता है। आप लोग भी गौर फरमाइएगा। तो उस समय जब पिंडारी शब्द का जिक्र आता है, यानी ये केवल फिल्म का काल्पनिक पात्र नहीं है। आज से 220 साल पहले पिंडारी लोग भारत देश में रहते थे, इसी माटी में रहते थे, इसी माटी में खाते पीते थे, लेकिन आज पिंडारी समाज के, पिंडारी कबीला के एक भी लोग नहीं है। कारण उसकी भाषा समाप्त हो गई, कारण उनकी संस्कृति समाप्त हो गई। आज वे लोग भारत से समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए जब एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति पर थोपा जाएगा तो निश्चय ही यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की भाषा भाषी लोग हैं, उन्हें अपनी भाषा से महत्व कम और दूसरी भाषा की अट्रैक्शन होगा। क्योंकि जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी संपन्न भाषा है, उनके पास साहित्य है, उनके पास सिनेमा है, और आज सिनेमा घर घर है। तो इसलिए उन भाषाओं का हमारे भाषाओं की तुलना में पकड़ और असर ज्यादा है। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि जो हमारे क्षेत्र की भाषाएं हैं उनका धीरे धीरे ऑटोमेटिक विघटन होता जाएगा। और ये हम नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कहते हैं, वो रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 तक झारखंड की 8 भाषाएं, जिनमें असुरी, बिरजिया, बिरोहरी, मुंडारी, इस तरह की 8 भाषाएं हैं जो स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है, इन भाषाओं पर रोजगार का सृजन नहीं कर रही है, और जो इस भाषा भाषी को बोलने वाले जो नए छात्र हैं, जो पढ़ने वाले युवा हैं, इससे दूरी बना रहे हैं। तो इससे परिणाम क्या होगा, ये भाषाएं समाप्त होगी। और अगर भाषा पर अतिक्रमण होता है तो निश्चय वो व्यक्ति जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति के समान होता है। तो इसलिए आज तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य की जनता को संदेश होगा, एक बृहद उलगुलान की तैयारी करें, क्योंकि झारखंड माटी का निर्माण, इस राज्य के बनने का उद्देश्य क्या था, इस उद्देश्य की पूर्ति में कहाँ चूक हुई है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना है, उसको तय करना होगा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक कथन कहा था कि जिन परिस्थितियों में और जिन साधन संसाधनों के साथ झारखंड राज्य अलग हो रहा है, आने वाले 20 वर्षों में यह राज्य भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। लेकिन आज शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कुपोषण की बात करें, रोजगार की बात करें, यह राज्य नीचे से टॉप 3, टॉप 4 पर कायम है। तो इसलिए आज राज्य की जनता को सोचना होगा कि उन्होंने जिस सत्ता को बैठाने का कार्य किया है, आज वो क्या कर रही है। इसलिए सरकार से मांग होगी और विभाग से मांग होगी। जो विभाग आज कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाषा संरक्षण में बहुत सारा फंडिंग होता है, नेशनल फंडिंग तक होती है। संकट में जो भाषाएं उनके लिए अलग
फंडिंग होती है। जो अति संकट में जो भाषाएं उनके लिए अलग प्रावधान है। तो इसलिए जो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उनके पास बहुत कुछ है। आप चाहेंगे तो एक राज्य की उन्नति होगी, अगर आप चाहेंगे तो एक राज्य की अवनति होगी, क्योंकि भाषा सृजन करती है इंसान की संस्कृति का। इसलिए भाषा का संरक्षण किया जाए, उन भाषाओं का यहाँ संरक्षण किया जाए जिन भाषाओं का इस मट्टी में जन्म हुआ है। उन भाषाओं का संरक्षण कतई नहीं होना चाहिए जो इस राज्य की नहीं है। पहली बात, हमने राज्य क्यों लिया था? हमने तो उन्हीं भाषाओं के संरक्षण में, कि उन भाषाओं से हटकर अपनी पहचान बनाने के लिए राज्य लिया था। भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा अन्य जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं से विरुद्ध जाकर, उन भाषाओं की लीक से हटकर हमने एक राज्य लिया था अपनी भाषा भाषी को संरक्षण करने के लिए, अपनी माटी को, अपनी भाषा को सुरक्षित करने के लिए हमने एक नया राज्य लिया था। लेकिन आज इस नए राज्य में कोई नया उद्देश्य नहीं है, कोई नया उद्देश्य नहीं दिख रहा है। अपितु चारों तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है, कभी शिक्षा, कभी संस्कृति, कभी नियोजन, कभी स्थानीय नीति। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग जिस मुहाने में आके खड़े हैं, यहाँ से केवल और केवल इस राज्य में अंधकार होता हुआ दिख रहा है। इस अंधकार को दूर करने के लिए राज्य के तमाम युवाओं से, बुद्धिजीवी वर्ग से, तमाम लोगों से आग्रह होगी। यह आंदोलन जो आज जनवरी महीने से आरंभ हुआ है, यह आंदोलन चाहे जितना लंबा समय लेता है लेने दीजिए, लेकिन लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए। झारखंड में प्रथम अधिकार झारखंड वासियों का मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने कभी संविधान से बाहर बात नहीं कही, ना मैंने कभी बाहरी भीतरी का बात कहा है। 10%, 15% जो अन्य राज्यों में प्रावधान है, उस प्रावधान से जो भी लोग आते हैं स्वीकार है, किंतु मूल अधिकार यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो हैं उनको मिलना चाहिए, उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए, उनकी भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। जब हमारे लोग बाहर में रहने के बाद हमारी भाषाओं को वहाँ संरक्षण नहीं है, तो फिर अन्य राज्यों के लोग जो है प्रवास के तौर पर हैं, यहाँ रोजगार करने के लिए आए हैं, यहाँ खटने कमाने के लिए आए हैं, उनकी भाषाओं को यहाँ संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार जो आप लोगों ने आंदोलन किया था तो सरकार वापस हुई थी, फिर वही चीज सामने आ रही है, तो कब तक ऐसे चलता रहेगा और किसको आप दोषी मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसमें? देखिए, कुछ जिलों में हटा भी था जिन भाषाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उर्दू, उड़िया और बंगाली ये तो हटा ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में, उसको लेकर आप लोग का जो विरोध था उस तरह का नहीं। विरोध नहीं। देखिए, सबसे पहला बात है कि ये आंदोलन 2 जिलों से प्रारंभ हुआ था। अगर पूरे राज्य के लोग इस आंदोलन से कनेक्ट होते तो सभी भाषाएं हटती। उसके बाद जैसे उड़िया का जो मामला आता है, फिर बंगला का मामला आता है, चाहे अन्य भाषाओं का मामला आता है, एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर की सीमा पर अगर अन्य राज्य भी हैं और इधर झारखंड, उधर अगर बंगाल है, तो निश्चय ये सीमावर्ती के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दायरा आएगा, वहाँ के लोग इस राज्य की भाषा को बोलेंगे और इस राज्य के लोग उस राज्य की भाषा को बोलेंगे। तो उसके आधार पर स्थानीय भाषा तय नहीं होती है, उसकी आवा हवा बहती है। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि धनबाद बोकारो से आगाज हुआ था, तो वहाँ पर माने मगही और भोजपुरी को लेकर विशेषकर लोग काफी उबाल में थे, क्योंकि वह क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ तो भोजपुरी और मगही का सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए काफी जोरदार विरोध हुआ था, सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद आज सबसे पहले धन्यवाद कि झारखंड की तमाम मीडियाओं का, क्योंकि अभी तक ये नेशनल न्यूज नहीं बन पाया, जबकि लोग लगातार 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आंदोलन के लिए इतनी भूमिका निभाई और आपके माध्यम से इस आंदोलन को गांव-गांव तक हम लोग ले जाने में सफल हुए हैं। तो निश्चय ही सरकार कहने का मतलब है, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार बेशक राज्य के लोग चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो मुखट्टा बनकर खड़े हैं वो अन्य राज्यों के हैं। चाहे मैं खुलकर बात करता हूँ, माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हो या श्रीमान पिंटू श्रीवास्तव हो, उनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, ना उन्होंने कभी जेल की यातना सहा है, ना कभी उनके बदन पर कोई लाठी चला है। तो वे लोग इस राज्य का मर्म को नहीं जानेंगे। यह राज्य वे लोग जानते हैं जिन्होंने अपने परिवार का, अपने सुख अमन चैन का कुर्बानी दिया है, उसके बाद राज्य मिला है। तो वे लोग बेहतर जानते हैं कि राज्य की क्या स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, अभी राज्य में जो चल रहा है, जो परिस्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राज्य की परिस्थिति निश्चय ही बहुत विकट परिस्थिति है। खासकर मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ हाल ही 4 दिन पहले एक रात को हम लोग क्रॉस कर रहे थे, देखे मैंने प्रशासन के सहयोग से 10 अवैध कोयला की गाड़ी को मैंने पार किया गया जीटी रोड में। तो चारों तरफ से लूट मची है और इस पर सरकार की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बन रही है, और सरकार की हिस्सेदारी के कारण स्थानीय प्रशासन भी मौन है और चुपचाप धड़ल्ले से लगातार इस राज्य को लूटने में सब तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए राज्य के युवाओं को संदेश यही होगा कि राज्य आपका है, यह राज्य का निर्माण आपके लिए हुआ है, आप किस प्रकार इस राज्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं ये आपको तय करना होगा। नहीं, वो बात नहीं है। जो सरकार आप लोग में ध्यान दे रही है कि अपनी राजनीति के हालात पे ध्यान दे रही है, मेरा सवाल ये है। वो सवाल वो है, देखिए, सरकार यदि उथल पुथल में है तो भाई स्पष्ट है ये सरकार उसके लिए दोषी है। सरकार उथल पुथल क्यों है, इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार के नीति नियमावली दोषी है। तो सरकार को अपने विषयों पर काम करना चाहिए। राज्य की 3.25 करोड़ जनता को उन्होंने विश्वास के साथ चुनकर आने का काम किया था। उन्हें उनके हित के लिए, उनके रक्षार्थ हेतु नियम बनाने चाहिए थे, लेकिन ये नियम बनाती है 10वां 12वां पास करने वाले
मजाक का विषय बन के रह जाता है। हमने भी मामा घर से मैट्रिक पास किया है, तो क्या मेरे मामा घर वाले लोग मुझे वहाँ जमीन प्रदान करेंगे? कतई नहीं करेंगे। तो फिर 10th और 12th वाले यहाँ से कैसे झारखंडियत की मान्यता को प्राप्त करेंगे? तो सरकार कहीं ना कहीं नीति नियम, अटपटा नीति नियम बना रही है, जिसका इस राज्य के विधि व्यवस्था से, इस राज्य की उन्नति से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, जिस तरह से सरकार अपना ये सब छत्तीसगढ़ जाती है। बचाने के लिए कभी छत्तीसगढ़ जाती है तो कभी खूंटी जाती है, राज्य की जनता अहोपहो में है कि हो क्या रहा है। राजनीतिक संकट को लेकर जो चीज चल रही है उस पर आपसे टिप्पणी चाह रहे हैं। देखिए, राजनीतिक संकट तो निश्चय ही चल रही है। एक सरकार बचाने में है, दूसरा पक्ष सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने में। और ऐसी परिस्थिति में देश को सबसे पहले आज सिर्फ राज्य की बात नहीं कीजिए, पूरे भारत देश में लोकतंत्र जो चयनित होकर जो विधायक संसद चुनकर जाते हैं, यह व्यवस्था कहीं ना कहीं मजाक बन रही है। जबकि हमारी अनुसूची 10 में दल बदल का कानून है, उस कानून को मजबूती करने की आवश्यकता है। आज संसद को सोचना चाहिए। वास्तविकता है कि आप जिस दल के साथ चुनकर जाते हैं, आपको उस दल में बरकरार रहना है। अगर आप उस दल को छोड़कर अन्य दल का विधायिका को ग्रहण करते हैं, तो उसके पहले आपको इस्तीफा देना होगा, फिर आप अन्य दल से जाके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं मजबूत ना होने के कारण आज वास्तव में लोकतंत्र का पतन होता हुआ दिख रहा है, राज्य में ही नहीं, भारत देश में। तो लोकतंत्र के पतन को अगर फिर से उन्नत करना है, तो आपको इन विषयों पर सोचना होगा और इन विषयों पर कानून बनाने होंगे। रहा सवाल राज्य का, राज्य निश्चय ही आज एक टीम है जो चाहती है कि सरकार को बचा के रखें, एक टीम चाहती है सरकार को हटाकर सरकार बनाए। लेकिन पिसने का काम लगातार जनता कर रही है और लगातार जनता शोषित हो रही है। नहीं तो 40% खनिज देने वाला राज्य आज हिंदुस्तान का बहुत सुंदर राज्य होता। अच्छा, कौशल विकास योजना कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से लड़कियां रोते बिलखते काम कर रही है, तो कुछ को रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, कौशल सामने प्रमाण है आपके, 10 लड़कियां आई हैं 2 दिन पहले। कौशल विकास योजना जब अखबारों के पन्ने से या फिर सामने कोई बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो धरातल पर जाता है तो उसके बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं। बहुत सारे हमारे बीच नजदीक के छात्रों ने उस पर प्रशिक्षण लेकर जुड़ने का कार्य किया था, लेकिन अंततः उन्हें निराशा ही लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं, जिनमें योजनाएं तो धरातल पर आती हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम फंडिंग ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका ऐसे कोई सरोकार नहीं होता है। बड़ा दुख का विषय है। हमारे राज्य की बहनें जो इस राज्य को छोड़कर जाती है, एक नौकरानी बनने तक की जिद के लिए वो दिल्ली चली जाती हैं, और यही हमारा राज्य 40% खनिज देने वाला। दूसरी ओर केरल, कर्नाटक से कोई बहन आती है वो डॉक्टरनी, नर्स बनकर आती है। तो कहीं ना कहीं इस पर राज्य को सोचना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्था हो, उसमें महिलाओं को कुछ आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए ताकि उनकी उन्नति हो सके। एक प्रश्न है, कुछ दिन पहले यहाँ मोराबादी में रोजगार सृजन किया गया था कौशल विकास के माध्यम से। यहाँ से हजारों लोगों की बहाली हुई थी। अब एक तरफ बहाली करते हैं सरकार, दूसरी तरफ से रेस्क्यू कर वापस बुलाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? 8,000 बोल के भेजा जा रहा है, 5,000 3,000 सैलरी मिल रहा है और बंधक बना के रखा जा रहा है। गेट बंद कर उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लड़कियां आ रही हैं। जी हाँ, इसका ताजा उदाहरण हमारे तुपचांची प्रखंड से ही। हमारी शौजाती एक वो लड़की है, उसको इसी तरह योजना के माध्यम से दिल्ली ले जाया गया और फाइनली उसको वहाँ बंधकी बना गया। और उसका इस प्रकार से ब्रेन वॉश हुआ कि फाइनली वो लड़की, पता नहीं उसका रेस्क्यू भी हो पाया कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं आम व्यक्ति, जो आम छात्र हैं, जो बेरोजगारी से हतोत्साहित हैं, वह सिचुएशन देखते हैं कि मरता क्या नहीं करता। वो 5,000 की नौकरी को 3,000 तक में समझौता कर लेता है, लेकिन फाइनली वहां भी उसका शोषण किया जाता है। तो ऐसे में आज देश को, राज्य को सोचना चाहिए। और विशेषकर किसी भी देश और राज्य की उन्नति आर्थिक उन्नति से होती है। तो आर्थिक उन्नति कैसे हो, रोजगार सृजन कैसे हो, इस पर एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इस पर राज्य के साथ देश को भी सोचना चाहिए। जयराम जी, 32 मुद्दा आप लेकर के हमेशा चल रहे हैं। इस बार सेशन में तो मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए हैं हमें लाएंगे। लगातार जो सत्ताधारी दल के नेता वो भी लगातार पॉजिटिव बयान दे रहे हैं इसको लेकर। हाँ, निश्चय ही 1932 कभी सत्ताधारी लोग खुद मुकर रहे थे, लेकिन आज जनता के आक्रोश को देखकर, चाहे गिरिडीह के विधायक हों, आज तो देख रहे हैं स्पीकर महोदय का भी बयान आया है, मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे हैं, शिक्षा मंत्री पहले भी बोलते थे। तो कहीं ना कहीं जनता के आंदोलन के बाद आज ये सब चीजें सामने देखने को मिल रही है। इसीलिए आंदोलन के कारण हमें भी बल मिला है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इन गतिविधियों पर नजर रखी है और वॉच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार जो उथल पुथल चल रहा है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, इसी में 1932 का खाता पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए? देखिए, कहावत तो है कि मैंने हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार हेमंत सोरेन की अभी तक कार्यशैली रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, 14 तारीख का समय है, शायद कल ही है। अब कल देखा जाता है कि 1932 को लेकर विधानसभा के भीतर से क्या आवाज होती है, और नहीं तो फिर 2024 में बहुत बड़ी आवाज होगी और इतनी भयानक आवाज होगी कि राज्यवासियों को सुनाई देगी। जयराम जी, एक सवाल है, सीधा सवाल है कि अबुआ राज में जब बबुआ मुख्यमंत्री ये खड़े नहीं उतरे
बिल्कुल नहीं खड़े उतरे दादा, एकदम नहीं खड़े उतरे। आज केवल एक आदिवासियत सेंटिमेंट के साथ सरकार चलाई जा रही है। अगर आप चलिए, आप पहला शब्द आदिवासी का ही जिक्र करते हैं, अगर आप आदिवासी का ही भला चाहते थे तो जैसे ही दुमका सीट खाली हुआ, वहां बसंत सोरेन को नहीं किसी बुली सोरेन को टिकट देना चाहिए था। पूरी तरह परिवार विवाद किए हैं। इसके बाद कल ही हम गुमला गए थे, वहां एक सूचना मिली कि कोई एक आदिवासी है जिनका शायद एसडीओ में ज्वाइनिंग होने वाला था, लेकिन नाम नहीं लेते हैं, जेएमएम के बहुत कदावर नेता हैं, बहुत माननीय है। उन्होंने कहा क्या तुम एसडीओ बन के करोगे, हम लोग तो राज्य बनाएंगे, तब तुम एसडीओ को ऑर्डर देना। आज वो इंसान कैंसर से जूझ रहा है और इधर एक परिवार के लोग लगातार इस राज्य को चला रहे हैं। और फाइनली ऐसा लगता है इस राज्य को पूरी तरह से लूटने के बाद इस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में बस बसाव कर लेंगे। तो जयराम जी थोड़ा सा विलम्ब से आए थे, ये 9 भाषा जो शामिल किया गया है उसी को लेकर आप ये बात रख रहे हैं। तो ये तो कल गए थे टीआरआई में आपके लोग, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो खुद से ट्विटर पर लगाए हैं उसे। इसका मतलब सरकार तो स्वीकार ली, क्योंकि जगन्नाथ महतो जब बोकारो से धनबाद से हटा था तो उस समय तो बोले थे कि आंदोलन करने वालों के चलते नहीं हटा, सरकार खुद हटाई है। ठीक है, अगर सरकार खुद हटाई है तो फिर से हटाइए। दूसरी बात, जो अन्य राज्यों की भाषाओं का यहाँ ऐड किया गया है उनका हम समर्थन नहीं करते। बाकी झारखंड की माटी में, झारखंड की संस्कृति में बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो दफन हो चुकी हैं, उनको अगर सरकार में सामर्थ्य है तो उनको रिसर्च करके फिर से उठाएं और 9 से 11 करे आपत्ति नहीं, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं जो झारखंड की ही है, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण, उसमें उचित शोध न होने के कारण वो भाषाएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है। तो सरकार अगर चाहे तो उन विलुप्त भाषाओं को उठाकर लाने का प्रयास करे, जैसे असुरी भाषा हो गई, तो उसका हम लोग खुले मन से स्वागत करते हैं, क्योंकि झारखंड की माटी की भाषाएं हैं। लेकिन अगर अन्य राज्य की संपन्न भाषा को अगर आप लेकर यहाँ आने का कार्य करेंगे और जो क्षेत्रीय भाषा नहीं है तो उसका भाई हम लोग असहमत है और असहमति के लिए आंदोलन भी करेंगे। कैलाश यादव ने कहा कि मगध राज्य की मांग करेंगे अगर भाषा हटेगा। तो ठीक है, तो मगध राज्य का लोकेशन देखा जाए, वो मगध राज्य का लोकेशन कहाँ आता है, मांग कीजिए, हम लोग सहमत हैं। क्योंकि ये तो जहाँ तक मैंने सुना है, यह न मगध राज्य में झारखंड था न कलिंग में था, यह एक स्वतंत्र क्षेत्र था। और सम्राट अशोक के शिलालेख कहते हैं, कलिंग शिलालेख 2 स्पष्ट कहता है कि सम्राट अशोक एक रक्षित नाम के व्यक्ति को झारखंड के 8वीं, उस समय झारखंड का नाम 8वीं प्रदेश था, यहाँ के जनजातियों से सहायता लेने के लिए, तीर धनुष चलाने में अच्छा थे, इनसे सहायता लेने के लिए रक्षित नामक व्यक्ति को 8वीं प्रदेश भेज देते हैं। बिल्कुल कैलाशवादी यादव जी का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, मगध राज मिलना चाहिए, लेकिन मगध की सीमा में यह न कलिंग है न मगध है, यह 8वीं प्रदेश था, यह राढ़ सभ्यता है और राढ़ का एक अलग इतिहास है। कल अगर कैबिनेट में 1932 के आधार पर लाया जाता है तो आप लोग इसका समर्थन करेंगे, सरकार के साथ? हाँ बिल्कुल, अगर पहले हम लोग ना पक्ष के विरोधी है, ना विपक्ष के विरोधी है, ना किसी इंसान के विरोधी है, हम लोग नीतियों के विरोधी हैं। हमने लगातार कहा है कि हम लोग किसी मंत्री किसी विधायक के विरोधी नहीं है, उनकी नीतियों के विरोधी हैं। अगर 32 लेकर आती हैं तो हम क्या, पूरे राज्य की जनता समर्थन करेगी। लेकिन हम लोग क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी है, चुप नहीं बैठेंगे। एक मुद्दा समाप्त होगा, दूसरा मुद्दा को कोड़ के निकाल लेंगे। सरकार के बात को कैसे देखते हैं, दिल्ली जाने के बयान में? क्या बयान समझा, हम उनको ध्यान वो से बोले ना कि इस वक्त राज्य में की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, उस वक्त वो अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली गए थे। तो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं कि मैंने बहुत हास्य बयान है, एक जिम्मेवार पद पर, ऊपर से राज्य के अगवा के मैंने अनुज हैं और राज्य की बागडोर को संभाले हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से अगर उस व्यक्ति के मुख से अगर इतना निंदनीय बयान आता है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति है। सही बात है, आज बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ आज लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी जान पे हमले हो रहे हैं। आज उनको संरक्षण देने के लिए नीति नियम बनना चाहिए, लेकिन वहां से अगर मैंने इस तरह का बयान दिया है कि दिल्ली वो अपने अंडरगारमेंट्स के लिए गए, तब बहुत सोचनीय है, दुर्भाग्य और हंसी का विषय है। झारखंड में वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? झारखंड की वर्तमान कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर स्थिति में है। आज भले 4 मामले बहनों को लेकर आया, लेकिन इससे पहले शायद 3-4 महीना पहले धनबाद में भी आया था, एक के बाद 3 बहनों के साथ दुष्कर्म हत्या के मामले आए थे। तेजाब के माध्यम से एक बहन का मैंने हत्या को सुसाइड करने का प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं विशेषकर बेटियों को लेकर यह राज्य काफी असुरक्षित है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है राज्य के लिए। ठीक एक और ये लोग जितना दुकान चला रहा है 1932 के नाम पर सबका बंद कर देंगे। नहीं, उनको बोलिए कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका दुकान बंद होगा। हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग खनन नीति पे बात करेंगे, हम लोग उद्योग नीति पे बात करेंगे। हम लोग माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है कंपनियों को और विधायिका को कि उन जमीनों को आप खाली कर दे जिसमें आपने कंपनी के नाम से लिया है, किंतु वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। हम लोग उस पर हल चलाने का बात करेंगे जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हम लोग विस्थापन नीति की बात करेंगे, हम लोग पुनर्वास नीति की बात करेंगे। कहिए जब मंत्री जी को कि थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि हम लोग एक मुद्दा समाप्त होगा, दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग नियम बनाते रहें, हम लोग कोड़ते रहेंगे, खोदते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे करना क्या है।